हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं सभी लेक्चर्स आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे और आपको समझ में आए होंगे। और आप लोगों ने प्रॉब्लम्स जो मैंने लेक्चर्स में दी हुई हैं आप उन प्रॉब्लम्स को ज़रूर कीजिएगा और अदर रेफरेंस बुक्स में से भी प्रैक्टिस करिएगा प्रॉब्लम्स की। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में तो आप कमेंट्स में मुझे भेज सकते हो। If you need any improvement, you can suggest me. आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, कोरिलेशन। कोरिलेशन, and let me remind you once again, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you like my video, you share it. Thank you. So let's start. कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल के बीच में स्टडी किया जाता है। हमेशा जब दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हम डील करते हैं तो वो रिग्रेशन में आता है। तो कोरिलेशन के लिए हम केवल दो वेरिएबल्स की बात करते हैं। इफ चेंज इन वन वेरिएबल corresponds a change in another variable, then two variables are said to be correlated. अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में कुछ चेंज करते हैं आप तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में भी कुछ चेंज होता है अगर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं। कोरिलेशन डायरेक्ट और पॉजिटिव हो सकता है। What do you mean by direct? If two variables deviates in the same direction means if increase or decrease in one variable results in corresponding increase or decrease in other variable. अगर एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी इंक्रीज होती है तो कोरिलेशन पॉजिटिव कहलाता है। और डायरेक्ट तो एक वेरिएबल इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक वेरिएबल डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। इन दिस केस another one is inverse or negative correlation. If two variables deviates in the opposite direction, that is if we increase the value of one variable then this results corresponding decrease in the other variable, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या एक वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीज होती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है। इन दैट केस वी से दैट कोरिलेशन इज नेगेटिव। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। हाइट एंड वेट, अगर किसी पर्सन की हाइट बढ़ती है तो यूजुअली उसका वेट भी बढ़ता है, तो यहाँ पर कोरिलेशन पॉजिटिव है। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे कोरिलेशन पॉजिटिव है। किसी कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है, यहाँ पे कोरिलेशन नेगेटिव है। गैस के केस में वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, यहाँ पे कोरिलेशन नेगेटिव है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप सोचिए, ऐसे कौन से दो वेरिएबल्स हैं रियल लाइफ में जो पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं और नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं।
perfect or linear correlation. Correlation is said to be perfect or linear if the deviation in one variable is followed by a corresponding and proportional deviation in the other variable. Same proportion में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती है, रैंडमली इंक्रीज नहीं होती है. परफेक्ट और लीनियर, ऐसे केस में दो वेरिएबल्स हमेशा इस तरह के रिलेशनशिप में होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें तो टू वेरिएबल्स x एंड y आर सेड टू बी लीनियरली रिलेटेड if there exists a relationship of the form where a and b are real numbers. इस तरह की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है अगर दो वेरिएबल्स के बीच में, अगर इस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होते हैं, दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो हम वहां पर कोरिलेशन को लीनियर कहेंगे. तो इस तरह की जो रिलेशनशिप होते हैं जनरली फिजिकल साइंस में अगर होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल और सोशल साइंस में बहुत रेयरली एनकाउंटर्ड होते हैं. नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज सेड टू बी नॉन लीनियर if corresponding to a unit change in one variable, the other variable does not change at a constant rate but changes at a fluctuating rate. लीनियर के केस में कांस्टेंट रेट पर दोनों का सेम प्रपोर्शन में चेंज होगा, दोनों का प्रपोर्शन सेम रहेगा दोनों वेरिएबल्स का. लेकिन नॉन लीनियर में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में अगर कुछ चेंज होता है तो वो किसी प्रपोर्शन में नहीं होता, वो फ्लक्चुएटिंग रेट्स पर होता है. रैंडमली कुछ भी डिक्रीज हो सकती है, वैल्यू इंक्रीज हो सकती है. तो ऐसे केस में जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर आप उनके ग्राफ डेटा को प्लॉट करेंगे ग्राफ शीट पर, तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी. उसमें कुछ इस तरह का रिलेशनशिप होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स उस पर, जो कि नॉन लीनियर है या पॉलिनोमियल टाइप का रिलेशनशिप है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये होता है कि हमें कोरिलेशन को मेजर कैसे करें न्यूमेरिकली. मतलब दो वेरिएबल्स का डेटा अगर हमें गिवन है तो हम ये कैसे पता लगाएं कि वो दोनों कोरिलेटेड हैं. तो उसके लिए कार्ल पियर्सन ने एक फॉर्मूला दिया था जिसे हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं. दिस इज दैट फॉर्मूला. If we have two variables x and y, then correlation between x and y is defined as r is equal to covariance of xy divided by square root of variance of x into variance of y. Covariance means expected value of x minus ex into y minus ey. Again, we can write this in this form, in summation form, 1 upon n summation xi minus x bar into yi minus y bar. E of x is mean x bar, E of y is y bar. So expectation is the average of the product of this. So average of product of this is summation xi minus x bar into yi minus y bar divided by n. Variance of x is expected value of x minus ex whole square, and it is also written as 1 upon n summation xi minus x bar whole square. Variance of y is expected value of y minus ey whole square, and this can be written as 1 upon n summation yi minus y bar whole square. Here I am supposing that there are n values of the variable capital X and n values of the variable capital Y. These n values are denoted by x1, x2, x3, x4, xn, y1, y2, y3, y4, yn. Sometimes जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है कोवेरिएंस का और वेरिएंस के, ये क्या होता है कि जब हमें डेटा जो मीन वैल्यू है अगर वो इंटीजर फॉर्म में है तो हर xi में से उस इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है. और ये xi भी इंटीजर फॉर्म में है अगर, तो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना आसान है. लेकिन अगर एक वैल्यू डेसिमल में है, मान लीजिए मीन डेसिमल में आ रहा है x और y का या किसी एक का भी, तो फिर एक इंटीजर में से
एक डेसिमल वैल्यू को डिक्रीज करना, इस तरह की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। तो इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, इन दैट केस वेयर आर मीन वैल्यूज आर इन डेसिमल फॉर्म। तो उसके लिए दूसरा कन्वीनियंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम बता ही चुकी हूँ मैं आपको यहाँ पर, 1/n summation xi minus x bar into yi minus y bar. Let us simplify it. Just multiply these two brackets so that we get this. Take this summation inside the bracket so that we get summation xi yi minus y bar, summation of xi minus x bar into summation of yi plus x bar y bar summation over 1. If this summation is over I. So summation xi yi minus summation y bar summation xi को हम क्या लिख सकते हैं, nx बार लिख सकते हैं। तो ये 1/n और यहाँ पर जो nx बार आएगा वो n से n ये कैंसिल हो जाएगा, x बार बचेगा। इसी तरह से x बार समेशन yi को हम लिख सकते हैं n y बार, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, इस वाले n से यहाँ वाला जो n है वो कैंसिल हो जाएगा और y बार बचेगा। और समेशन 1 n होगा क्योंकि n टाइम्स हो रहा है ये समेशन, तो n का n से कैंसिलेशन हो जाएगा, ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, दोनों ये दो टर्म्स ये बचेगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको दोनों डेटा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उनका सम करना है और n से डिवाइड करना है, और सेकंड में दोनों की वैल्यूज का मीन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है हमें इसमें। तो सब्ट्रैक्शन वाली कैलकुलेशन इसमें से रिमूव हो गई है। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था, यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से वेरिएंस को भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स ये होती है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये आएगा, जब आप समेशन को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो आपके पास ये आएगा टर्म 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार स्क्वायर। इसी तरह से वेरिएंस ऑफ y, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यू कैन सी here you have to do the subtraction and then take the squares of each subtraction and then add them all and then divide by n. Here we have to do this we don't have to do this type of calculation that we have to do here. Here simply आपको xi का स्क्वायर करना है, फिर उनको ऐड करना है, n से डिवाइड करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको सब उसमें से मीन का स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है। ओके तो इसका ड्रॉबैक ये है इस फॉर्मूले का कि केवल लीनियर टाइप रिलेशनशिप हम x और y में से मेजर कर सकते हैं, नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए यूजफुल नहीं है। कोरिलेशन कोफिशिएंट्स की कुछ लिमिट होती हैं, लिमिट वैल्यूज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट। उसके लिए कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इफ यू रिमेंबर, expected value of xy whole square is less than equal to expected value of x square into expected value of y square होता है, ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहलाती है। Expected value of xy is 1/n summation xi yi whole square. Expected value of x square is 1/n summation xi square. Expected value of y square is 1/n summation y. Actually expected value अगर आप रिकॉल करें, expected value is nothing but the mean. तो अगर आप expected value of x square लिख रहे हैं तो उसका मतलब है x square की सारी डेटा वैल्यूज का मीन। तो वो मीन कैसे आएगा, समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ऐसी y स्क्वायर यहाँ का मतलब y की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके स्क्वायर्स का मीन, दैट इज समेशन y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। दिस 1/n here and here both will cancel with this 1/n square so that we get this। अब r होता है ये, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो कोवेरियंस की वैल्यू भी मैंने आपको बताई है अभी, कोवेरियंस क्या होता है। ये कोवेरियंस है ना, यहाँ पर ये रहा, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। इसी तरह वेरिएंस की वैल्यू रख दी
क्योंकि वहां पे सिग्मा स्क्वायर था, ये सिग्मा है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा। ओके, अब हम एक दो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ए आई विच इज एक्स आई माइनस एक्स बार और बी आई वाई आई माइनस वाई बार, टू अवॉइड writing the terms again and again. So let's denote this by ai and this by bi. तो हम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर हम ये 1/n तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इस ये वाला 1/n और ये 1/n, ये इस 1/n से कैंसिल हो जाएंगे। अब आर स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये क्या आएगा, समेशन ए आई बी आई होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये समेशन ये ए आई है, ये बी आई है, और इसका पूरे का स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये समेशन ए आई स्क्वायर आ जाएगा, बी आई स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए, ये समेशन ए आई स्क्वायर है, ये समेशन बी आई स्क्वायर है। अब आप देखिए ये क्या है, ये लेस देन इक्वल टू 1 कैसे आया, देखो समय आपने यहाँ लिखा है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई वाई आई होल स्क्वायर लेस देन होता है समेशन समेशन एक्स आई वाई आई होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर। मीन्स अगर ये दोनों क्वांटिटीज यहाँ आ जाएं इसके अपॉन में, तो ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही चीज तो है यहाँ पर, ये लेस देन 1 है, तो आर स्क्वायर लेस देन 1 हो गया, मॉड आर लेस देन 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की ये लिमिट्स आ गई, ये -1 और +1 के बीच में होता है। अगर इसकी वैल्यू +1 होती है तो कोरिलेशन पॉजिटिव और परफेक्ट होता है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो कोरिलेशन नेगेटिव और इन परफेक्ट होता है। ओके, तो ये हमेशा लीनियर कोरिलेशन को ही मेजर करता है, इसके अलावा नॉन लीनियर के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू।